बहुत स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारे खास कार्यक्रम। और इस वक्त हमारे साथ यशस्वी पाठक भी मौजूद हैं और बात कर रहे हैं बिहार चुनाव की। बैटल ऑफ बिहार कितना खास होने जा रहा है इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव, क्योंकि रैलियों का दौर चल रहा है। तमाम बड़े बड़े जो चुनावी दिग्गज हैं चुनावी रैलियों के जरिए अपना पूरा दमखम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए की सरकार लगभग 2 दशकों से वहां पर काबिज है। क्या इस बार भी पूरा दमखम देखने को मिलेगा एनडीए का? नीतीश बाबू का सुशासन काम आएगा या फिर कुछ बड़ा बदलाव होने जा रहा है? क्या है बिहार का ओवरऑल सियासी मिजाज, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक पूरा पैनल इस वक्त जुड़ा हुआ है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कुंदन कृतज्ञ जी मौजूद हैं और साथ ही साथ यशस्वी पाठक भी हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और अपनी चर्चा की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। कुंदन कृतज्ञ, आपके पास मैं आ रही हूँ। ये बताइए कि बिहार चुनाव रैलियों का दौर हम लगातार देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें देख रहे हैं। एक एक दिन जिस तरीके से धीरे धीरे कम हो रहा है, आपको क्या लगता है सियासी नब्ज क्या है इस वक्त बिहार की? क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है चुनाव में। क्या कहता है आपका विश्लेषण? देखिए स्वाति, अभी जो समय हो रहा है, अब पहले चरण में 121 विधानसभा सीटों के लिए जो मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी, उसमें उसका प्रचार समाप्त होने में लगभग 27 घंटे बचे हुए हैं। और इन आखिरी के मौकों पर दोनों तरफ से, महागठबंधन की बात कर लें या एनडीए की बात कर लें, दोनों तरफ से दो पक्ष हैं। धुआंधार रैलियों का सिलसिला जारी है जो कल से चल रहा है और बदस्तूर कल तक चलेगा। वो 121 जिन सीटों पर मतदान होना है 6 तारीख को, उसमें आज पीएम मोदी अब से थोड़ी देर में सहरसा में एक रैली को संबोधित करने वाले हैं जो 13 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगा। और उधर आप बात कर लें अगर महागठबंधन की, तो महागठबंधन में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, प्रियंका, ये सब लोग धुआंधार रैलियों में व्यस्त हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। और जिस तरीके से सोशल मीडिया और तमाम दूसरे मीडिया सोर्सेस से तस्वीरें सामने आ रही हैं कि राहुल गांधी तालाब में घुसकर मदन सहनी के साथ और मुकेश सहनी के साथ वो मछली मारते हुए भी देखे गए, साथ में कन्हैया कुमार थे। तो हर पार्टी अपने अपने तरीके से वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहा है। और आपको बता दें कि 2025 का चुनाव बिहार के इतिहास में सबसे कठिन चुनाव माना जा रहा है अगर वोटरों को लुभाने की बात कर लें तो। स्वाति, अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि नेता जबरदस्त तरीके से रैली कर रहे हैं, बहुत सारे चुनावी नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। अगर हम पिछले 2 दशकों की बात करें तो ये जो चुनाव है, आपको क्या लगता है कितना अलग है? नीतीश फैक्टर वाकई में काम करेगा? नीतीश बाबू ने एक जो नैरेटिव सेट किया हुआ है सुशासन का, वो छवि वैसे ही कायम रहेगी या फिर कोई बहुत बड़ा बदलाव होगा इस बार? आपको क्या लगता है, मुद्दे क्या रहेंगे ओवरऑल? देखिए, अभी तक जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी, वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात कर लें या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लें या तमाम एनडीए फैक्टर्स की बात कर लें, इन लोगों ने पिछले 20 साल पहले जो राजद द्वारा सरकार चलाई गई थी, उस दौरान हुई घटनाओं को लेकर जंगल राज की जो संज्ञा दी थी, उसको एनडीए ने इनकैश करने की कोशिश की। लेकिन एक बहुत बड़ा डेंट 30 अक्टूबर को तब लगा जब मोकामा विधानसभा क्षेत्र से जदयू के प्रत्याशी अनंत सिंह ने जन सुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या कर दी। हालांकि अभी यह कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी क्योंकि पुलिसिया तफ्तीश जारी है कि दुलार चंद यादव की हत्या अनंत सिंह ने की है या उनके समर्थकों ने की है या कोई और वजह थी। लेकिन यह एक बहुत बड़ा डेंट रहा है और इस डेंट को महागठबंधन भुनाने की कोशिश कर सका। और शायद यही वजह रही कि केंद्रीय गृह मंत्री के इसमें हस्तक्षेप के बाद परसों देर रात अनंत सिंह को उनके बाढ़ के अपने करगिल मार्केट से गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि अनंत सिंह की गिरफ्तारी जदयू के साथ साथ पूरे एनडीए के लिए एक बहुत बड़ा डेंट है, लेकिन उस डेंट को दूर करने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही जंगल राज का जो इन लोगों ने नैरेटिव को इनकैश करने की कोशिश की है, तो उसमें कह सकते हैं कि 30 अक्टूबर की घटना है, उसने एक बहुत बड़ा इक्वलाइजिंग फैक्टर के तौर पे काम किया है। और अब महागठबंधन उस घटना को लेकर जनता के बीच में है। साथ ही
एक नैरेटिव जो कि पड़ोसी राज्य झारखंड से एनडीए सरकार या महागठबंधन ने बोरो करने की कोशिश की है, वह है फ्री बीज की। जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने झारखंड में मैया सम्मान योजना के तहत झारखंड की महिलाओं को 2500 रुपए देने की घोषणा की थी, शायद ऐसी कई सारी घोषणाएं बिहार में हुई हैं और इन घोषणाओं के बाद कह सकते हैं कि महिलाओं में, युवाओं में और बेरोजगारों में इस फ्री बीज को लेकर काफी चर्चा है और हो सकता है आने वाले चुनाव में मतदान के समय इन फ्री बीज की घोषणाएं मतदाताओं को काफी प्रभावित कर सकती हैं। वो तो हमेशा कोई भी यशस्वी चुनाव हो, फ्रीबीज की जो योजनाएं हैं वो हमेशा दर्शकों को लोक लुभावन एक तरह से लेके जाती है। आपका कोई सवाल हो तो आप यशस्वी जी कृतज्ञ सर, मैं आपको सुन रही थी और 3 जो मुद्दे मुझे समझ में आ रहे हैं। एक तो सुशासन बाबू का जो नैरेटिव एजेंडा सेटिंग की जो बात करते हैं, लगातार कहा जा रहा था कि नीतीश मतलब सुशासन, उसको लेकर के जब खेमका मर्डर होता है तो बातें सामने आ जाती हैं, एकदम आईना साफ हो जाता है। अनंत सिंह का जो मैटर सामने आया तो उसमें भी बहुत सारी किरकिरी नीतीश बाबू की शासन के इमेज को लेकर के होती है। लेकिन उससे पहले जाते हैं कृतज्ञ सर, 2005 में जब जंगल राज का आपने जिक्र किया, बहुत ज्यादा कैश कराने को इस मुद्दे की कोशिश की गई थी और उसका फायदा नीतीश सरकार को मिला भी और मुख्यमंत्री बने। तब से लेकर के 25 साल से लगातार बने हुए हैं। तीसरा मुद्दा पलायन का है सर। अभी आप देखिए, आज तेजस्वी यादव ने यह कहा है कि 26 तारीख को मैं लिस्ट निकालूंगा और सबको जेल में डालूंगा और कहा कि 14 नवंबर को जीतेगी आरजेडी और ये करूंगा। लेकिन क्या लगता है सर, इन 3 मुद्दों में कहीं ना कहीं जो मेन मुद्दा है वो कहीं ना कहीं फंसता नजर आ रहा है। और आपने एक बात जिक्र किया शुरू में कि सभी पार्टियां अपनी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं और ये सबसे मुश्किल इम्तिहान होने वाला है बिहार की राजनीति में। तीनों मुद्दे पर क्या पार्टियां और जनता का भी विश्वास बताइए कि क्या जनता अब भी पलायन के मुद्दे पर रुकी हुई है कि नहीं? देखिए यशस्वी, एक बात मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कह दूं कि 6 तारीख को पहले चरण का मतदान है जी। आप 4 तारीख की देर शाम तक तमाम तरह की बातें सुन लेंगी, लेकिन 4 तारीख की देर रात से लेके 5 तारीख की देर रात और 6 तारीख की अहले सुबह तक पूरा का चुनाव जो है वो जातिगत समीकरणों पे आधारित हो जाएगा। बिहार का चुनाव इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करता है, बुनियादी जरूरतों की बात नहीं करता है, पलायन, शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, इन तमाम मुद्दे आप देखिएगा। या तो एनडीए की रैलियों की बात कर लें या महागठबंधन की रैलियों की बात कर लें, वहां पे 2 ही मुद्दे हैं, जंगल राज, पलायन और इसके अलावा वो फ्री बीज क्या करेंगे। हाँ। कुछ थोड़ा बहुत जन सुराज के इन चुनावों में पार्टिसिपेशन से थोड़ी बहुत बातें यशस्वी जी। तो जन सुराज के इन चुनावों में भागीदारी के बाद आप थोड़ी बहुत चर्चा बुनियादी जरूरतों को लेकर हो रही है, लेकिन चुनाव के पहले तक आप कह लें, आज से 1 सप्ताह पहले तक या छठ पर्व तक जन सुराज कहीं ना कहीं चुनाव में काफी लीड ले रहा था और यह उम्मीद की जा रही थी कि जन सुराज अगर सीटें नहीं भी जीत पाएगा तो एक अच्छा वोट शेयर लेके जाएगा, जिसका नुकसान दोनों घटक दलों को होगा, एनडीए को या महागठबंधन को। लेकिन छठ व्रत के बाद, छठ पर्व के बाद जब दोबारा से कैंपेनिंग थोड़ी सी इंटेंसिफाई हुई है, कैंपेनिंग थोड़ी तेज हुई है, वहां पर जन सुराज पिछड़ता हुआ दिख रहा है। या तो कहीं वह दूसरे गठबंधन दलों के साथ जन सुराज के समर्थक या जन सुराज के जो प्रत्याशी हैं वो दूसरे गठबंधन दलों के साथ वो उनके साथ हो चुके हैं, या वजह क्या है यह प्रशांत किशोर ही बेहतर इस पर प्रकाश डाल सकते हैं। लेकिन जन सुराज इन आखिरी क्षणों में पिछड़ता हुआ दिख रहा है। अब एनडीए और महागठबंधन की बात करें तो दोनों दलों में कहीं भी बुनियादी जरूरतों पे बात नहीं की जा रही है। दोनों गठबंधनों ने जो अपना संकल्प पत्र जारी किया है, एनडीए ने उसे संकल्प पत्र का नाम दिया है, महागठबंधन ने उसे तेजस्वी प्रण का नाम दिया है। आप उसमें तमाम तरह के वादे सुन लेंगे, लेकिन एक्चुअली में जब रैलियों में संबोधन हो रहा है तो कहीं भी शिक्षा के लिए बात नहीं की जा रही है, कहीं भी स्वास्थ्य के लिए बात नहीं की जा रही है। आज भी आप देखेंगे कि भारतीय रेलवे ने छठ पर्व और दीपावली के समय घोषणा की थी कि 12,000 ट्रेनें बिहार के लिए चलाई जाएंगी।
आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है कि 12,000 ट्रेनें बिहार के लिए चलाने की आवश्यकता है? क्या इतने सारे बिहार के लोग दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं जो पर्व त्योहारों में अपने प्रदेश में, अपने वतन में लौटने की कोशिश करते हैं? तो यह दंश है जो झेल रहा है वही समझता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आप इन जनसभाओं में इन मुद्दों पर चर्चा होती नहीं देखेंगी। कल देर शाम से पूरा का पूरा समीकरण जो होगा वह जातिगत समीकरण में बट जाएगा। वो सवर्ण हो या निचले तबके का हो, ओबीसी हो या दूसरे समाज से आता हो, कैंडिडेट के बीच में अब इसी बात की चर्चा होगी और साथ ही मतदाताओं में भी इसी बात की चर्चा होगी कि कौन सा प्रत्याशी किस जाति से आता है और उस जाति के कितने मतदाता उस जी पर्टिकुलर जाति की तरफ विधानसभा क्षेत्र में आपको मौजूद जाता दिख रहा है ये चुनाव, और हर बार इसी तरह की स्थिति होती है। आमतौर पर यशस्वी देखा जाता है जब बिहार में चुनाव होता है या उत्तर प्रदेश, जो कि देश का सबसे बड़ा सूबा है, YM समीकरण पर सबसे ज्यादा बात होती है। आपको क्या लगता है कुंदन जी कि ये जो YM समीकरण है इस बार काम करने वाला है? क्योंकि समीकरण बदला है, Y मतलब युवा और M मतलब महिलाएं इस बार हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये मुद्दों की जो आपने बात की, अप्पू टप्पू इस तरह के मुद्दे बड़े उठाए जा रहे हैं बिहार चुनाव में, और जो वाकई धरातल से जुड़े मुद्दे हैं, ग्राउंड से जुड़े मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे जा रहे हैं। स्वाति देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि MY समीकरण जो था, जो महिला और यूथ की बात आपने की है, अब वह उसका नाम ही बदल गया है, नोमेनक्लेचर बदल चुका है। M मतलब मुस्लिम, Y मतलब यादव। अब आप देखिए कि जहां पर यह चर्चा शुरू हुई थी महिला और यूथ को लेकर, अब वह चर्चा आ गई है मुस्लिम और यादव को लेकर। तो जिस बात को मैं कह रहा था कि आखिर में मतदान के समय पहुंचने तक पूरा का पूरा इक्वेशन जातिगत हो जाएगा, तो वैसा ही होता दिख रहा है। आप जो नैरेटिव सेट करने की बात कर हो रही है या जिन वर्गों को लुभाने की बात हो रही है, तो देखिए वहां पे कैसे नोमेनक्लेचर को बदला जा रहा है। और साथ ही साथ आपको एक दूसरी बात बता दें कि दोनों गठबंधन दलों में इसी बात की लड़ाई है कि कौन एक दूसरे को जंगल राज घोषित करता है या जंगल राज उसको साबित करता है। अनंत सिंह की का जो वारदात हुआ है, इसके अलावा 2005 के पहले बिहार की कानून व्यवस्था की स्थिति थी, इन तब दोनों चीजों को तुलना कर लें, तेजस्वी के बयान को सुन लें या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को सुन लें, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान को सुन लें, तो सब लोगों ने इस वारदात से निपटाने की कोशिश की है और इसे बहुत हल्के में लिया है। लेकिन महागठबंधन इसे हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा है। और इस घटना के पीछे आपको बता दें कि अनंत सिंह चूंकि भूमिहार समाज से आते हैं, बिहार में इस बार महागठबंधन ने बाकी अपने दूसरे प्रतिद्वंदी गठबंधन से भूमिहारों को ज्यादा प्रत्याशी बनाया है। तो मामला घूम फिर के जातिगत समीकरण पर पहुंचता है और 6 तारीख को जब बिहार का मतदाता 121 विधानसभा क्षेत्र में मतदान करने जाएगा, उसके मन के किसी न किसी कोने में जातिगत समीकरण जरूर होगा। स्वाति जी कृतज्ञ सर, क्योंकि फ्री बीज की भी आपने बात की है, एनडीए की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यही एनडीए या फिर बीजेपी की अगर खास तौर पर बात करें तो दिल्ली में जब यही बीजेपी लड़ती है खिलाफ विपक्ष के और सत्ता पक्ष के, तो जनता के बीच में जाते हैं तो रेवड़ी कल्चर की बात करते हैं। लेकिन वही बीजेपी जब उत्तर प्रदेश में आती है तो फ्री बीज देने का वादा कर देती है। वही बीजेपी जब एनडीए बन के बिहार में जाती है तो फ्री बीज देने का वादा कर देती है। क्या इस तरीके की जो कहा जाए पर्दाफाश की स्थिति बीजेपी और एनडीए के लिए नहीं बनेगी? और क्या जनता के दिमाग में ये चीज रहेगा कि नहीं? क्योंकि आपने बिल्कुल बिहार से जस्ट बगल में छत्तीसगढ़ है और आपने फ्री बीज का जिक्र किया है। देखिए, रेवड़ी कह लें, फ्री बीज कह लें, अनुदान कह लें, या आप उसका नाम कुछ भी दे दें, अंततः वह जो है एक तरीके से कह लें रिश्वत ही है जो मतदाताओं को दी जा रही है। छत्तीसगढ़ की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, हरियाणा की बात कर लें, झारखंड, पड़ोसी राज्य झारखंड की बात कर लें। आप जिन राज्यों में अभी आसपास के हालिया दिनों में चुनाव हुए हैं पिछले 1, 1.5, 2 वर्षों में, आप देखेंगे हर स्टेट में यह एक परंपरा चल चुकी है। और जिस तरीके से झारखंड में, पड़ोसी राज्य झारखंड है जो कि एकीकृत बिहार का हिस्सा रहा है,
पड़ोसी राज्य झारखंड में हेमंत सोरेन ने एक मॉडल सेट करने की कोशिश की कि यहाँ की महिलाओं को, यहाँ के फीमेल सेगमेंट को 2,500 रुपए प्रति माह देने की घोषणा की थी, जो अभी तक चला आ रहा है। और शायद यही वजह रही कि हेमंत सोरेन की सरकार यहाँ पर दोबारा झारखंड में रिपीट होकर आई है। तो ऐसी परिस्थिति में यह एक बहुत आसान रास्ता हर पार्टी को दिखता है, हर गठबंधन को दिखता है कि घोषणाएं कर दो, क्योंकि अल्टीमेटली जो भार है, जो बोझ है, वह एक्सचेकर पर पड़ना है। राजस्व संग्रह की बात कर ले तो जहां बिहार में एक तरफ शराबबंदी की वजह से लगभग 30,000 करोड़ प्रति वर्ष राजस्व का नुकसान हो रहा है, उद्योग धंधों की स्थापना नहीं हुई है, जिसकी वजह से बिहार का एक आर्थिक विकास संभव हो सकता था, तो आपने राजस्व के तमाम स्रोतों को बंद कर दिया है और खर्चे को आपने उनका रास्ता खोल रखा है। जिस तरीके से बेरोजगारों के लिए घोषणाएं की गई हैं, जीविका दीदियों के लिए घोषणाएं की गई हैं, महिलाओं के लिए घोषणा की गई है, और खास करके चुनाव से ऐन पहले महिलाओं के लिए और जीविका दीदियों के लिए जो घोषणाएं की गई हैं और उसकी एक किस्त महिलाओं को जारी भी कर दी गई है, तो कह सकते हैं कि यह फ्री बीज जो है, चूंकि मौजूदा सरकार एनडीए की है तो एनडीए ने इसे लागू कर दिया है। उसी तरीके से महागठबंधन ने घोषणाएं की हैं कि हम 14 तारीख को काउंटिंग होगी, 18 को शपथ ग्रहण होगा और 26 तारीख को पूरा एक कह सकते हैं रोड मैप जारी कर दिया है तेजस्वी यादव ने कि किस तरीके से सरकार बनेगी। तो वो कह सकते हैं कि अभी बारात आई भी नहीं है, लड्डू बंटने लगे हैं। तो अब क्या होता है 14 के बाद, वो तो नतीजे बाद में होंगे, लेकिन आने वाला 5 वर्ष जो होगा यशस्वी, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि बिहार के राजस्व क्षेत्र में या आर्थिक क्षेत्र में बिहार के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ पड़ने वाला है। सरकार चाहे बिल्कुल, ये देखो यशस्वी, देखिए बहुत बड़ा सवाल है कि ये जो बड़ी बड़ी घोषणाएं हो जाती है, अनाउंसमेंट हो जाते हैं चुनाव के वक्त, जब कोई चुनाव होता है तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि व्यवहारिकता, क्योंकि 10 लाख नौकरियां देने का जो वादा किया है, हालांकि तेजस्वी बार बार ये कहते हैं कि मैंने जो 17 महीने के कार्यकाल में काम किया है उतना कोई नहीं करके दिखा सकता है। यही सवाल कुंदन जी मेरा आपसे है, लगता है कि व्यवहारिकता होगी? और एक दूसरा सवाल ये भी है कि चूंकि अगर महागठबंधन के दूसरे सरीखे नेताओं का जिक्र करें, अखिलेश यादव की बात करें, प्रियंका यादव की बात करें, तो क्या अखिलेश यादव का यादव वोट बैंकों को खींचने का जो एक जादू उत्तर प्रदेश में चलता है, बिहार में चल पाएगा क्या? प्रियंका का फैक्टर कैसे देख रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव हालांकि यादव समाज से आते हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस उनका बिहार में उस तरीके का नहीं है जिस तरीके से राजद का है। राजद के चूंकि जितने जो भी यादव मतदाता कह लें या यादव समाज कह लें, लालू यादव और उनके परिवार से जिस तरीके से एक्सेप्टेंस है, आप देखें, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं कि लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप को परिवार से निकाल दिया है। वह महुआ विधानसभा से अपनी एक नई बनाई गई पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव का एक्सेप्टेंस यादव समाज में उस तरीके से नहीं है। हालांकि वो खुद से यादव समाज से हैं, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, तो जो एक्सेप्टेंस लालू यादव का है या लालू यादव की बातों का जो असर पड़ता है यहाँ के यादव समाज पर, दैट इज ट्रेमेंडस, ह्यूमंगस कह सकते हैं। लालू यादव की एक वाक्य यादवों के लिए आप कह सकते हैं गीता, कुरान, बाइबल हो जाता है, और उनकी बातों पर यादव समाज आंख मूंद कर आगे बढ़ चलता है। तो एक एडिशनल फैक्टर की तरह अखिलेश यादव काम कर सकते हैं, या डिंपल यादव अगर आती हैं चुनाव प्रचार में तो वो काम कर सकते हैं, बट जो भी है वह एडिशनल फैक्टर के तौर पे ही काम करेगा, कुछ ऐड ऑन कर सकता है, वैल्यू एडिशन के तौर पर अखिलेश यादव काम कर सकते हैं, बट अल्टीमेट एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो लालू यादव, तेजस्वी यादव की ही है बिहार में। कृतज्ञ सर, एक सवाल मेरा अब ये रहेगा, क्योंकि 13 करोड़ 70 लाख से ज्यादा का ये आंकड़ा है, जनसंख्या है बिहार में, करीब करीब 14 करोड़ आप मान लीजिए, लेकिन महिला जो वोट बैंक है
सिंस 2005 वी आर सीइंग दिस कि लगातार 2005 से, और ये बड़ा कारण रहा है मुख्यमंत्री बने रहने का नीतीश कुमार के, क्योंकि महिलाओं का एक बड़ा हुजूम चलता है और इस तरीके के मैनिफेस्टोज में भी देखा जा रहा है, चाहे महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो, आई एम टॉकिंग अबाउट जनसुराज ऑल्सो, तो तीनों पार्टियां जो समीकरण बनाने की कोशिश या वोट बांटने की कोशिश कर रही, उन तीनों में महिलाओं पे बहुत जोर दिया गया। क्या लगता है महिला के पास क्या इस बार नीतीश कुमार के इतर भी ऑप्शन है? क्या महिलाएं जो ग्राम पंचायत को लेकर के नीतीश कुमार 2005 में आए थे वो वर्क किया था उनके लिए, क्या इस बार भी वही महिला वोट बैंक नीतीश कुमार के लिए वर्क करेगा? देखिए स्वाति, मैं आपको थोड़ी सी पुरानी क्रोनोलॉजी बता दूं कि 2005 के बाद जब नीतीश कुमार ने सत्ता परिवर्तन के बाद बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभाला, वहां पे एक सबसे बड़ा फैक्टर यह था कि बिहार की मौजूदा कानून व्यवस्था से बिहार की जनता ऊब चुकी थी, मतदाता ऊब चुके थे, उन्हें एक परिवर्तन चाहिए था, कानून व्यवस्था में सुधार चाहिए था। उसकी वजह से नीतीश कुमार को वोट मिला और खास करके 2005 तक जो जंगल राज की बात की जाती है, 15 सालों के राजद के शासनकाल को, उस दौरान महिलाओं और पूरा का पूरा फीमेल सेगमेंट, वो केवल मैं महिलाओं की बात नहीं करूंगा, छात्राओं की भी बात कर लें, बच्चियों की बात कर लें, तो ये पूरा का पूरा फीमेल सेगमेंट जो था वह एक तरीके से रिसीविंग एंड पे था। काफ़ी परेशानी हुआ उन लोगों को, खास करके कानून व्यवस्था की बात कर लें, उस दौरान हत्या, बलात्कार तरह के जितने भी अपराध होते हैं, उन अपराधों की संख्या अगर आप देखेंगे तो वह काफ़ी ऊपर रहा करती थी। 2005 में यह वजह बनी सत्ता परिवर्तन की। 2005 के बाद नीतीश कुमार ने एक ट्रम्प कार्ड खेला शराबबंदी का। शराबबंदी की वजह से देखें कि महिलाओं का एसोसिएशन नीतीश कुमार के साथ हुआ, क्योंकि बिहार में शराब की वजह से घरेलू विवाद की संख्या बहुत ज्यादा थी। घरेलू विवाद के साथ साथ आपराधिक घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा था। तो उस वजह से महिलाएं जदयू की तरह या कह सकते हैं एनडीए की तरफ थोड़ी अट्रैक्ट हुई हैं। इस बार नीतीश कुमार ने जो जीविका दीदियों के लिए और बेरोजगारों के लिए जो योजनाएं या जिस तरीके से फ्री वीज की घोषणा की है, तो वो कहीं ना कहीं महिलाओं को अपने साथ एसोसिएट कर रहा है। महिलाओं को भुगतान करने की बात की जा रही है। आप आए दिन जो जदयू या कह सकते हैं जो एनडीए का वीडियो जारी किया जा रहा है उनके मतदाताओं के लिए, उसमें देखेंगे कि महिलाओं का इंटरव्यू चलाया जा रहा है कि हमें जो 10,000 रुपये मिले हैं उससे हमने कुछ रोजगार शुरू किया है, उससे हमें आमदनी भी शुरू हो गई है। तो एक तरीके से यह एक बड़ा फैक्टर है जिसको मोटिवेट करने के लिए 10,000 रुपये का भुगतान उनको किया गया है। और इस भुगतान के जरिए आप इसको फ्री बीज कह लें, रेवरी कह लें, मैं इसको रिश्वत की संज्ञा देता हूँ कि मतदाताओं को एक रिश्वत दी जा रही है ताकि मौजूदा सरकार के लिए उनके हक में ही वोट करें। तो आने वाले समय में नीतीश कुमार के लिए हो सकता है महिलाओं का सॉफ्ट कॉर्नर हो, महिलाओं की एक सहानुभूति नीतीश कुमार के साथ हो, और हो सकता है, संभावना इस बात की है कि पुरुष वर्ग से ज्यादा महिला वर्ग का जो वोट परसेंटेज है वह एनडीए की तरफ जा सकता है। बिल्कुल, ये जादू अगर हो जाता है तो बहुत वेल एंड गुड रहेगा। अच्छा, मुद्दे हम बात कर रहे हैं, बिहार की नब्ज क्या है इस पर भी हमारा विश्लेषण चल रहा है। स्थानीय मुद्दे वर्सेस राष्ट्रीय मुद्दे वर्सेस नरेंद्र मोदी का फैक्टर, आप इसको कितना देख रहे हैं बिहार में? देखिए, जो बात आपने कही, आपका सवाल बहुत ही वैलिड है आज की तारीख में। अभी की बात कर लें तो नरेंद्र मोदी जिस सभा को संबोधित कर रहे हैं उस सहरसा में, उस सभा में 13 विधानसभा क्षेत्रों को वह कवर करेगा और 13 विधानसभा क्षेत्र में एनडीए के प्रत्याशी मंच पर उनके साथ मौजूद रहेंगे। जाहिर सी बात है, वह लोजपा के उम्मीदवार हैं या जदयू के उम्मीदवार हैं या भाजपा के उम्मीदवार हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट मंच पर 13 विधानसभा प्रत्याशी रहेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की एक्सेप्टेबिलिटी आज भी मतदाताओं के बीच में है अक्रॉस ऑल स्टेट्स। अगर हम बात कर लें भारत के तमाम राज्यों में, वह चाहे दिल्ली की बात कर लें या सुदूर उत्तर पूर्व की बात कर लें या हार्ट ऑफ द इंडिया उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान की बात कर लें, हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्सेप्टेबिलिटी है इसमें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक करिस्मेटिक फिगर है, और इसकी वजह से उनका वोकल, उनकी जो
बोलने की क्षमता या उनका जो कनेक्ट है पब्लिक के अभी साथ, भी लोग वो यशस्वी उससे कनेक्ट कनेक्ट बहुत कर पाते बढ़िया हैं। बनता है। ये और शायद आपने यही सर वजह है बहुत कि बहुत प्रधानमंत्री बेहतरीन नरेंद्र बातें मोदी की। आज भी जब जनता के बीच प्रधानमंत्री में नरेंद्र काफी मोदी बोलते हैं तो जादू की तरह लोगों पर वो बातें छाती हैं। आपका बहुत शुक्रिया और यशस्वी आपका भी बहुत बहुत थैंक यू जुड़ने के लिए। तो ये देखिए बिहार का सियासी मूड है क्या, इस पर हम विश्लेषण कर रहे थे। आगे और भी चर्चाएं हमारे साथ आपको मिलती रहेंगी। फिलहाल बैटल ऑफ बिहार में इतना ही। मुझे और यशस्वी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।